हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। ये है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। ठीक है, अगर आपको हिंदी से डर लग रहा है ना, ये गेस्ट पेपर आप तैयार करके जाओ, बोर्ड एग्जाम से पहले 90% मार्क्स लाओगे। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी का ये है भैया बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। आप बोर्ड हॉल में जाने से पहले आप ये वाला क्लास देखकर चले जाना, बहुत ज्यादा स्पेशल है। मतलब ये पेपर देखकर चले जाना। ठीक है, अगर आपके पास एक दिन का भी समय है पेपर से पहले, तो ये क्लास आप देख लेना भैया हिंदी का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का भैया गेस्ट पेपर लाने वाला हूं, और इस गेस्ट पेपर के लिए मैंने दिन रात मेहनत किया है, 3 से 4 दिन। ठीक है, क्योंकि इसमें वो मैंने क्वेश्चन लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको एक कॉपी दी जाएगी, अपना रूल नंबर वगैरह भरना, फिर आपको हाथ में एक पेपर दिया जाएगा हिंदी का। ठीक है, यहां आप सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक भर लेना, 22 13 71 95, जो भी आप लोगों का अनुक्रमांक है, फिर अपना नाम भर लेना। जैसे मेरा नाम है श्रवण गोस्वामी, ठीक है, श्रवण गोस्वामी, तो आप अपना नाम और अनुक्रमांक भर लेना। ठीक है, आप अपना नाम और अनुक्रमांक भर लेना। और यह है 2027 हिंदी का गेस्ट पेपर। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथ का गेस्ट पेपर, इंग्लिश का एंड विज्ञान का पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखा हो तो अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वीडियो को लास्ट में आपको क्लास मिल जाएगा, देख लेना क्लिक करके। ठीक है, तो ये हिंदी का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। पेपर कोड है 801 डीवी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। आपको 3 घंटे में पूरा पेपर का धुआं उड़ाना है, मतलब सॉल्व करना है। 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ना है और देखना है आपको कितना नंबर आता है। पूर्णांक जो रहेगा, पूरा पेपर जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे इसका थोड़ा सा निर्देश, जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर से पहले आप ये पढ़ लिया करो। ठीक है, सॉल्व करने से पहले देखो, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा वो 20 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। और खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है। ओएमआर सीट पर आप बहुत सोच समझकर उत्तर देना। एक बार अगर आपने गलत कर दिया तो उसको आप दोबारा सही नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना लाड लो। ठीक है, एंड खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर सीट पर उत्तर दें। ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड फिर हमारा आगे आ जाओ, ये सारा आप निर्देश पढ़ लेना। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है क्वेश्चन के सामने। ठीक है, एंड खंडबा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक है। खंडबा जो होगा वो 50 अंक का वर्णनात्मक होगा, जिसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी। खूब अच्छी राइटिंग के साथ, बिना काट पीट के आपको लिखना होगा। ठीक है, एंड खंडबा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा खंड आ है। खंड आ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखो, आपको सबसे पहले हिंदी के पेपर में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और हमें 20 में 20 नंबर भैया करके आना है, मतलब एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। जो क्वेश्चन ना आए उसको मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से कर देना, लेकिन आप छोड़कर मत आना। ठीक है, आपको 20 अंक मैं आपको करा दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला देखो, शुक्ल युग की कलावधि है। शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? कितने बच्चों को पता है? मैंने एक बार पढ़ा रखा है। ठीक है, 1 नंबर का है, एक बार मैंने पढ़ा भी रखा है। शुक्ल युग जो है वो 1850 से 1900 तक नहीं, 1919 से 1938 तक माना जाता है मेरे प्यारे लाडलो। 1919 से 19 दूना 38। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, 1919 से 1938 तक माना जाता है। ठीक है, कहीं 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 1920 से 1940 ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप वो भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा 1 अंक का बिल्कुल सही हो गया। आगे आ जाओ बच्चा, सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करो। ठीक है, और सारा तैयार कर लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा फ्री में। ठीक है, दूसरा, सिंदूर की होली के नाटक के नाटककार हैं। जो सिंदूर की होली एक रचना है, इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन है बच्चा? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं भैया, सिंदूर की होली नाटक के नाटककार। ठीक है, ये हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 अंक का। इन चारों में से कौन सा कथन है वो सही है?
सारे क्वेश्चन आपको करके आना है बोर्ड एग्जाम से पहले। आपका जैसे हिंदी का पेपर है, आप ये वाला पूरा तैयार कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। देखो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, सासांग के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बिल्कुल नहीं। आकाशदीप कहानी के लेखक, नहीं भैया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल सही। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आलोचना साहित्य का जनक माना जाता है, गा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया 3 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। देखो आप लोगों को मैं सारा गेस्ट पेपर पढ़ा दूंगा, सारा 1 शॉट क्लास एंड आप लोगों की पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, रिवीजन, ठीक है, सब कुछ करा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ एक एक क्लास को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कथन ए है शुक्लोत्तर युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। शुक्लोत्तर युग को प्रगतवादी युग कहा जाता है, बच्चा बताओ जल्दी, सही है, ठीक है। एंड इस युग में गद्य में केवल श्रृंगार और भक्ति का नहीं, हमारा रीति काल में भैया ये चीजें ज्यादा हुई थी। तो हमारा कथन ए और कारण सही है, नहीं। कथन ए कारण से सही व्याख्या दे रहा, नहीं। कथन ए सही है लेकिन कारण हमारा असत्य है। कथन तो सही है लेकिन ये जो कारण बता रहा है वो असत्य है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा बच्चा, ठीक है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 3 4 आप कर लेना, जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वो वाला कर लेना, बस बहुत है, ठीक है। आगे आ जाओ, हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? हंस सरस्वती, ठीक है। सरस्वती का भी तैयार कर लेना, ये भी बहुत बार आता है, तो सरस्वती का सभी लोग कमेंट करो। हंस का आप लोगों को सभी को पता होगा कौन है, हमारा मुंशी प्रेमचंद्र जी है। कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद्र जी, मतलब का वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। हंस नामक पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हमारा सारंग धर रचना के रचनाकार हैं, 1 अंक का। सारंग धर रचना के रचनाकार प्रमाल रासो है या खुमार रासो है या हमीर रासो या फिर विसल देव रासो, जल्दी बताओ कौन है? तो हमारा हमीर रासो जी हैं। कौन है? हमीर रासो। 6 ऐसे क्वेश्चन, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड पेपर में आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे साथ पूरी तैयारी करो बोर्ड एग्जाम तक। हम बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन या बोर्ड एग्जाम के लास्ट रात तक मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे आ जाओ, हमारा एक मिलान आएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन जो आएगा, एक मिलान आएगा। उचित कूट के माध्यम से सुमिलित कीजिए। उचित कूट के माध्यम से आपको इसको मिलाना है, बिल्कुल सही मिलाना। आपको ट्रिक बता देंगे। देखो यहां आपका ABC 3 मिलान रहेगा, ABC और का खा गा घा आपके 4 ऑप्शन है। देखो यहां आप लोगों को मैं कराता हूं सारा क्वेश्चन। देखो यहां मिलान आप लोग समझ लो, ये बहुत आसान है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता भी है लगातार। देखो एक है सूची फर्स्ट, एक है सूची सेकंड, ठीक है। देखो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। भारत भारती किसकी है? मैथिली गुप्त जी का। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। अब इसमें हमारा पहले का आपको दूसरा वाला सही है। अब जिसमें भी पहले का दूसरा है वो वाला सही कर दो, बस आपका सही है। देखो पहले का हमारा इसमें तीसरा है, वैसे भी गलत हो गया। इसमें तीसरा है मतलब पहला, इसमें दूसरा है, सही हो गया। तो इसमें दूसरा है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग बी को पहले से, सी को तीसरे से आप मिला सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि यही वाला सही है। अगर एक पता हो, केवल एक पता हो, हमें पहले पता चल गया कि पहले का हमारा दूसरा वाला सही है। अगर आपको पता चल गया पहले का दूसरा सही है तो और सारे हमारे गलत हो जाएंगे और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं आता तो और सारा मिला सकते हो, सारा मिला सकते हो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया 7 MCQ प्रश्न। देखो आप लोगों को सारा MCQ तैयार कर लेना है, ठीक है। और PDF आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हमने मिलान कर दिया। आगे आ जाओ, 8 नंबर क्वेश्चन कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? बहुत स्पेशल है, ठीक है, बहुत स्पेशल है। धर्मवीर भारती जी हैं? नहीं भैया, अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सप्तक वाला, कि प्रथम सप्तक द्वितीय सप्तक, तो सप्तक के संपादक जो थे वो भी अज्ञेय जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। इनका पूरा नाम जो है साहिवा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। बहुत सारे बच्चे को इनका पूरा नाम भी नहीं पता होगा, भैया याद कर लो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सा है? देखो यहां हमारा रस की नहीं, हमारा नवीन उपमाओं का प्रयोग, नवीन उपमाओं का प्रयोग जो है वो हमारा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। क्या है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता जो है वो नवीन उपमाओं का हमारा प्रयोग है, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन। अब हमारा एक और कथन और कारण वाला आ गया, 10वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिखा हुआ रीति काल को हिंदी श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही। और इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर बल दिया। देखो यहां रीति काल में भैया श्रृंगार का बल दिया था, ऊपर वाले में नहीं, ये रीति काल में, तो इसलिए हमारा कथन और कारण दोनों सही है और
ये सही व्याख्या भी कर रहा है। मान लो आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं आ रहा है, तो इसमें का व फिर गा वाले पे आप तुक्का लगाना, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो का व फिर गा वाले पे लगा देना, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में सही लग रहा हो तो का वाला लगाना, थोड़ा मोड़ा गलत लग रहा है तो गा वाले पे लगा देना, बस, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में 10 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न जहां से आपके 4-5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे जरूर। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत स्पेशल। अब हम लोग देखेंगे जो 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो, आपका हास्य रस का स्थायी भाव, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस आते हैं क्लास 10 में, एक हास्य रस और एक करुण रस, 2 ही रस आता है। तो करुण रस और हास्य रस में अगर हास्य रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो हास होता है, क्या होता है, हास होता है। अगर करुण रस का स्थायी भाव तो शोक होता है, लेकिन हमें भाई यहां हास्य रस का स्थायी भाव बताना है, ना कि करुण रस का, हमें यहां हास्य रस का स्थायी भाव बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान का आरोपित किया जाए या आरोप कर दिया जाए तो ऐसा अलंकार क्या कहलाता है। मैंने एक बार भैया अलंकार पढ़ा रखा है, जितने बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लो, ठीक है। अगर आरोपित किया जाए, सीधा बता दिया जाए, आरोप कर दिया जाए कि एक जैसे हैं, तुलना कर दिया जाए, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप लोगों को अलंकार 2 नंबर का तैयार करना, मैंने 1 शॉट क्लास भी दिया है अलंकार का, ठीक है, वो आप लोग देखो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 3 ही अलंकार है, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो हमेशा लगा होता है, रूपक में आपको चीजें एक जैसा दिखाई दिया जाता है, एंड हमारा जो उपमा है उसमें तुलना किया जाता है, बस कि ये इससे तुलना किया गया। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो सिमरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर वदन करहूं अनगरा सोई, इसमें बुद्धि रस सुन सदन, इसमें हमारा कौन सा छंद है, बताओ कौन सा छंद है 1 अंक का। इसमें रोला है या फिर सोरठा है, तो इसमें हमारा सोरठा छंद है, रोला नहीं है, ना ही दोहा ना कुंडलियां। देखो आपके सिलेबस में वैसे भी 2 ही छंद है, एक हमारा सोरठा, एक रोला। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लगे तो आप हमेशा सोरठा वाला ही लगाना। चलो आगे आ जाओ। आगे 14 नंबर प्रश्न बहुत ध्यान से समझो। लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में आश्चर्य, मतलब आश्चर्य, आप सरप्राइज हो जाओ, एंड दुख यानी कि आपको दुख प्रकट हो, सैड, एंड सुख का बोध हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं। अगर नकारात्मक है तो नहीं शब्द आएगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या आपका प्रश्न हो गया। चलो विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, संदेह का मतलब होता है कि आपका जैसे होता नहीं कि शायद आज वर्षा हो, तो ये एक संदेह है, लेकिन हमारा इसमें विस्मयाद बोधक होगा। इसमें हमें दुख का, आश्चर्य का, सुख का, सबका बोध होता है, मतलब ये सब हमें प्रतीत होती हैं, तो इसलिए हमारा ये शब्द हो जाएगा। आ जाओ, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, निर्गुण में आगे क्या है, निर है, इसलिए हमारा निर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आगे तो नी है ना, लेकिन ऊपर देखो आधा रा लगा हुआ है, तो आधा रा लगा हुआ है, इसलिए हमारा निर्गुण हो जाएगा, नी नहीं होगा, निर नहीं होगा। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, 15 एमसीक्यू प्रश्न, बहुत स्पेशल है बच्चा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, लेकिन अभी पहले आप एमसीक्यू समझ लो। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर एमसीक्यू। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 नंबर ऑब्जेक्टिव। लिखा है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का पदी जो है व्याकरण क्या होगा। अचानक, अचानक का मतलब होता है वो एक क्रिया है, और क्रिया का भी विशेषण है, ना कि एक क्रिया है, लेकिन क्रिया का एक विशेषण है, इसलिए हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये संज्ञा नहीं है, कोई नाम स्थान ये सब नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं। अगर वह आ जाता, अगर पूछता वह, ठीक है, तो वह हमारा एक सर्वनाम है, लेकिन यहां हमारा क्या पूछा, अचानक। अचानक एक हमारा क्रिया विशेषण है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नवरत्न में कौन सा समास है। चलो मैं आपको समास को थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। नवरत्न आगे कौन सा शब्द आ गया, नौ आ गया, द्वंद्व समास हो गया। अगर आगे भैया गिनती आ जाए, क्या आ जाए, गिनती आ जाए, ठीक है, तो वो सॉरी दीर्घु, दीर्घु, अगर आपको आगे गिनती आ जाए, जैसे 9 आ गया तो दीर्घु समास हो जाएगा, द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व का मतलब होता है माता हाइफन पिता। अब ये हमारा अगर हाइफन लगा है तो ये द्वंद्व समास होगा, क्या होगा, द्वंद्व समास। ऐसे समास को हम लोग दीर्घु समास कहते हैं, जो नवरत्न, त्रिवेणी, त्रिवेणी आगे 3 आ गया, पंचवटी, पंचवटी आगे 5 आ गया, तो ये सब हमारे दीर्घु समास होते हैं। 2 चीज याद रखना बस, दीर्घु और द्वंद्व, यही आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में। बस आगे 18 नंबर धनुष का पर्यायवाची है। इन चारों में से धनुष का पर्यायवाची कौन सा है, अस्सिम नहीं, कोदंड है। क्या है, कोदंड है, वो एक धनुष का। देखो इसमें क्या आया, दंड शब्द आ गया, तो धनुष में क्या होता है, दंड लगा होता है, ये क्या है, डंडा, तो दंड का मतलब होता है कोदंड। कोदंड का मतलब होता है जो धनुष होता है, ठीक
ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं भैया 19 नंबर क्वेश्चन, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार करना। 19 नंबर है तेषाम में विभक्ति और वचन क्या है? तेषाम, तेषाम में विभक्ति और वचन क्या है? तेषाम में विभक्ति और वचन क्या है? हमारा पंचमी नहीं है, सप्तमी नहीं है, हमारा पष्टी विभक्ति बहुवचन। गा वाला ऑप्शन सही है, पष्टी विभक्ति बहुवचन है हमारा। किसमें? तेषाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो? लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको हर सब्जेक्ट में 95 दिलाऊंगा। अभी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, ठीक है, डेली आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम जो है कोई एक सर्वनाम है, मनुष्य नाउन है, बचपन क्रिया है, ये हमारा अगर वह आ जाता तो भी सर्वनाम होता, हम आ जाता तो भी, ही सी इट, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, वो सब सर्वनाम है। तो ये हमारे हो गए 20 में 20 MCQ बच्चा। ये 20 में 20 ऐसे MCQ प्रश्न हैं जो आपके हर साल आता ही है, हर साल आता है। आपके हर कोड में आपका 7-8 कोड होता है पेपर का, उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आप जल्दी से तैयार कर लो। ऑब्जेक्टिव जो है MCQ प्रश्न जो है, एंड इसका ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ट्रिक का भी क्लास आएगा। मान लो आपको ऑब्जेक्टिव ना आए तो आप कैसे करोगे, कैसे आप अपना दिमाग लगाओगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है, 50 अंक आएगा, जल्दी से तैयार कर लो। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, और ये आपको 50 में 50 नंबर देकर जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बिल्कुल से तैयार कर लो ये गेस्ट पेपर, ठीक है। आपने तैयार कर लिया ना, हिंदी का टेंशन खत्म कर दो, ठीक है। बहुत सारा आपको तैयार कर लेना इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे साथ पढ़ाई करो बस। देखो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो भैया, 6 अंक। मतलब एक गद्यांश का प्रश्न आपको उत्तर दे देना ना, 6 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक हो। और इस चैप्टर से गद्यांश हो नहीं सकता कि ना आए मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये चैप्टर भैया जो मित्र है, इसमें मित्र शब्द आ गया, सभी को पता चला। विश्वास पात्र मित्र, ये बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। विश्वास पात्र मित्र की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र जो होता है एक औषधि होता है, जिसपे आप विश्वास करो ना, वो एक दवा के समान है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम से उत्तम संबंधों हमें ड्रिल करेंगे, 200 त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो आपको 200 त्रुटियों से, गलत चीजों से आपसे बचाएंगे, और हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पे पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे। इतना ही आपको रेखांकित अंश 2 अंक के लिए व्याख्या करना है, बस इतना आपको व्याख्या करना है। आगे जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम दया की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता सा कोमलता, और ऐसे मित्र से हमें मित्र बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा छोटा सा आपका गद्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, देखो 3 क्वेश्चन बहुत, और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें आ है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 अंक, और रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 अंक, ठीक है। एंड अपने व्यक्ति को किस प्रकार के मित्र से मर्यादा रखनी चाहिए, मतलब बनाना चाहिए। तो आप सबसे पहले संदर्भ समझ लो कि गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र सूद द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये 2 अंक आपका पक्का हो गया। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जल्दी जल्दी आप लोग तैयार कर लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ये पूरा सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अच्छी औषधि, एक अच्छी दवा हमारे शरीर और अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर हमारे शरीर को अच्छा बना देता है, मतलब स्वस्थ बना देता है। अगर आप बीमार हो तो आप दवा ही आपका काम कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, जिस पे हम विश्वास कर सके, वो अनेक बुराइयों से हमें बचाकर जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। और हमारा मित्र ऐसा ही होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो, ठीक है, हमें विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा और हमें सत्य और मर्यादा के प्रेम को विकसित करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगा। और यदि हम बुरे मार्ग पे पैर रखेंगे तो वो हमें हटाकर सही मार्ग पे प्रेरणा देगा। और जब हम हतोत्साहित होंगे तो आशा का संचार, अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय मित्र हमें गरिमा के जीवन में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेंगे, जिससे हम सुविधाजनक हो। ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन इसमें और था ना यहाँ कि अपने व्यक्ति को अपने मित्रों से क्या उम्मीद रखना चाहिए। तो देखो व्यक्ति को अपने मित्रों से क्या उम्मीद रखना चाहिए, छोटा सा आप समझ लो कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम कार्यों में प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएंगे, ठीक है, और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, सामार्ग यानी कि सही मार्ग पे चलने के प्रयास करेंगे, और हमें जब हम हतोत्साहित होंगे मतलब डीमोटिवेट होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। लो आपका 6 अंक पक्का हो गया, ठीक है। अगर नहीं आता तो आपके पास भैया चॉइस भी है, दूसरा वाला कर लेना, छोड़ना मत मेरे प्यारे बच्चों, ये खा वाला कर लेना। स्त्रिया वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रिया वाला भी मतलब तैयार कर लो, आपको जो जो कह रहे हैं। स्त्रिया का यही अनोखा वरदान, जिस व्यक्ति के हृदय में घर बना लेती है वह उन चीजों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हो, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। यहां तक अंडरलाइन है छोटा सा, ठीक है। जो दूसरे के पास हो वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है, और इस तुलना में अपने पक्ष में सभी अभाव उसके हृदय में डंस मारते रहते हैं। डंस की इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर एक स्त्रियालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह भेदना ही पड़ता है। बस इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 3 का करना है। एक रेखा आपका गद्यांश का संदर्भ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर तो आपको पाठ और लेखक का नाम ही मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 अंक मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है 2 अंक। बस आपको 3 क्वेश्चन करना, 6 अंक मिल जाएगा। तो ये गद्यांश आपको कोई एक कर लेना, 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही आप लोगों का एक पद्यांश आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्यांश के बाद हमारा 6 अंक का आएगा पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश पे आधे प्रश्नों का उत्तर दो, 6 अंक। देखो लिखा हुआ है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरती डग में है, झलकी भरी भाल कन की फुटकी सखी मथुरा धर है, फिर बूझत चलने अब केतिक पूर्ण कटकरी और तीय लख अर्थ पिया तो अथिया पहुंचल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा सा आपका हार्ड है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्न का उत्तर दो, आपको सारांश और अच्छे से काव्य सौंदर्य। किन कारण से सीता जी के माथे पे पसीना था, ओठ सूख रहे थे, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हमारी कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। देखो आपका जो चैप्टर है वो धनुष भंग पर, वन पथ पर, लेकिन हमारा जो शीर्षक है वो वन पथ पर अलग है, धनुष भंग अलग है, ठीक है। चलो आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें प्रसंग भी डाल देंगे। देखो लिखा हुआ है प्रसंग, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन तक जाती हुई सीता जी की थकावट का वर्णन किया है। जो सीता जी थक गई थी क्योंकि भैया वनवास काफी ज्यादा कठोर था, ठीक है। तो देखो अब व्याख्या बहुत ध्यान से समझना, लिखा है राम लक्ष्मण और सीता, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बड़े धीरज के साथ सिंहेश्वर से आगे 2 ही कदम चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीना की बूंदें आपको झलकने लगी, ठीक है, और उनके सुंदर ओठ थकान के कारण सूख रहे थे। तब सीता जी अपने प्रियतम अर्थात राम जी से पूछ रही हैं कि अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा, कितनी दूरी तक हम पत्तों का जो है कुटिया बनाकर रहेंगे। अतः श्री राम सीता जी की व्याकुलता और कारण तुरंत समझ गए और बहुत ज्यादा थक चुकी थी और विश्राम करना चाहती थी। तो राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी का ऐसा दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि भैया जो सीता जी थी वो बहुत ज्यादा बड़े घर की थी, ठीक है। अब इतना बड़ा अगर उनको तपस्या करना पड़े तो हार्ड तो रहेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां ग्राम वधु सीता जी से यह प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सुंदर सांवले श्री राम मनमोहक तुम्हारे कौन लगते हैं और यह तुम्हारे क्या लगते हैं। ये ग्राम वधु सीता जी से पूछ रही थी कि आपके श्री राम जी क्या लगते हैं, इतनी लंबी भुजाओं वाले, इतने सुंदर, आपके क्या लगते हैं, ठीक है। तो आप देखो अब देखो दूसरा, अगर वो नहीं आता तो दूसरा कर लेना 6 अंक का, ये भी बहुत स्पेशल है, 2 ही लाइन का बिहारी लाल जी का है, बहुत स्पेशल है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत स्पेशल है कि बढ़त बढ़त संपत सले लो, मनि सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना विगत वर्ष समूल के मिलाए। यानी कि आपके पास अगर धन बढ़ जाए तो आपकी मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके पास अगर धन कम हो जाए तो आपके मन की इच्छाएं कम नहीं होती हैं, तब इंसान सह नहीं पाता और मरे हुए के समान हो जाता। बहुत छोटा सा है। प्रस्तुत दोहे में संदर्भ व्याख्या करो, भैया बहुत स्पेशल है। कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया, रेखांकित अंश की व्याख्या। बस 3 क्वेश्चन कर लो, 2-2 अंक का, मतलब आपको पहला ना आए तो दूसरा कर लेना, 2-2 आपको गद्यांश 2 पद्यांश में से कोई एक करना है,
है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब ऐसे ही आप लोगों का अब हम लोग देखते हैं जो हमारा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, इसमें तीसरा का जो होता है वो संस्कृत का गद्यांश 5 अंक आता है, प्लस आपका जो खा होता है वो 5 अंक का पद्यांश। मतलब अगर आप लोगों ने इसमें मैंने जो बताया अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ और व्याख्या करना है, 5 अंक का लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वाराणसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अंक आप पक्का कर सकते हो अगर आपने ये वाला तैयार कर लिया, हर साल आता है। देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा में केंद्रम स्थलीयत एवं संस्कृत भाषा में संस्कृत आलोका मुगल युवराज दारासिको अत्यंत भारतीय दर्शन अध्ययन अक्रूत। अब इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उपनिषद भाषा में भर्चा करता, मतलब आपका जो उपनिषद भाषा है ना उसमें वो अपना अनुवाद कराए थे। अब संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ, देखो वाराणसी पाठ से एक जरूर आएगा 5 नंबर का। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई साल नहीं है कि वाराणसी से आया ना हो, जाके देख लो पेपर। ठीक है, अब देखो ये हमारा छोटा सा प्रसंग डाल देना कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। अब सबसे मेन होता है इसमें अनुवाद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुवाद और संदर्भ। यह नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का साथ सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था तो उसे उपनिषद भाषाओं का फारसी भाषा में कराया था, मतलब उपनिषद भाषा को फारसी भाषा में कराया था। ठीक है, समझ में आ गया। अथवा मान लो अगर आपको ये ना आए 5 अंक तो आप दूसरा वाला कर सकते हो, मतलब आपके पास चॉइस भी है, 2 में से कोई एक ही आपको करना होता है गद्यांश में। ठीक है, तो यहां देखो, अथवा दुर्मुखा द्युकसा घाता दुर्मुखा तरता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारत जयति एंड यदा चंद्रशेखरा कारागार मुक्त बहिष्कृत सदैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति जो आप लोगों का चंद्रशेखरा वाले चैप्टर से, किससे है? चंद्रशेखरा वाले। कभी कभी भारतीय संस्कृति से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है तो वो भी तैयार कर लेना चैप्टर। ठीक है, तो इन दोनों में कोई एक आपको 5 अंक देकर जाएगा, पूरा हिंदी का पेपर समझ लो। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग बच्चों, आगे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आ जाओ। देखो यहां अब हमारा आता है पद्यांश। देखो पद्यांश का मतलब होता है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का करना है 5 नंबर का अनुवाद और संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है और इसको अनुवाद। देखो, बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजय उभत समो वीरा वीर भाव ही वीरता, 5 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे करना है देखो, यहां ध्यान से समझ लो कैसे करना है। ये देखो, पहले आप संदर्भ लिख दो छोटा सा कि संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते पाठ से लिया गया है। प्रसंग छोटा सा, इसमें सिकंदर और पुराजा के संवादों को परिभाषित किया गया है। अब छोटा सा व्याख्या देखो, आपको छोटा सा ही है कि बंधन हो अथवा मरण हो, मतलब बंधन का मतलब होता है जैसे शादी होता है तो बंधन होता है, और मरण का मतलब होता है जब मरण होता है, कोई इंसान मर जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहते हैं, वीर भाव ही वीरता होती है। जो वीर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो दोनों ही भाव में समान रहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, वीरा वीरण पूजते हैं। आगे आ जाओ, अगर नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, सर्वे भवन सुगना सर्वे संध्या सर्वे भद्राम पश्चिम कृष्य दुआ। इन दोनों में से कोई एक आप करोगे 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आता ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से खंडकाव्य में से किसी एक खंडकाव्य को करना 3 अंक। देखो, आपको अपने जिले का नाम कमेंट कर देना है, सभी बच्चे अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, कौन सा खंडकाव्य तैयार करना है, एक पीडीएफ भेज देंगे, उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है 3 अंक के लिए। ठीक है, अगर पूजा, तुमुल खंडकाव्य, जय सुभाष खंडकाव्य, बहुत सारे खंडकाव्य, जय सुभाष, मुक्तिदूत खंडकाव्य, ज्योति जवाहर खंडकाव्य, कर्मवीर भरत खंडकाव्य, मेवाड़ मुकुट, कर्ण खंडकाव्य, इसमें से कोई एक ही आपको तैयार करना है। एक आपको 3 अंक देकर चला जाएगा, कोई एक ही आपको 3 अंक देकर चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब आगे हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है जो कि 6ठवें का का। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 6ठवें का जो है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का और उनकी रचना। देखो आपको 3 नंबर जीवन परिचय के मिलेगा। देखो ध्यान से समझो, बच्चे समझ नहीं पाते। अब 2 नंबर रचना का मिलेगा, अगर आप रचना नहीं लिखोगे 2 अंक कट जाएगा, कहोगे सर फुल नंबर नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे रचना 1 लिख देते, नहीं, आपको थोड़ा अच्छे से रचना लिखना 2 अंक के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें से कोई एक आपको करना है, 5 अंक मिल जाएगा। और ये सब आपके बोर्ड एग्जाम 2027
2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इस तीनों में से कोई 2 आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जाके पेपर में देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का किसी एक कवि का करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय 5 अंक का, सूरदास गोस्वामी तो सुमित्रा नंदन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको 2 तैयार कर लेना है, ये तीनों तैयार कर लोगे 2 आपको बोर्ड एग्जाम में 2027 में देखने को मिलेगा। अब आ जाओ, ये 10 नंबर पक्का हो गया। अब आगे आ जाओ, एक श्लोक करना है आपको, एक श्लोक लिखना है। देखो निम्नलिखित आपको संस्कृत खंड का आपको एक श्लोक लिखना जो प्रश्न पत्र में ना हो, ऐसा श्लोक लिखना जो प्रश्न पत्र में ना हो, मतलब आपके पेपर में जो आपको दिया गया है इसमें वो नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। इन संस्कृत का किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 अंक मिल जाएगा। वाराणसी नगरी कुछ था, वाराणसी नगरी गंगा कुल स्थित था। अब इसमें से कोई एक और आपको दे दोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। बहुत आसान होता है, नहीं आता बना बना के लिखना, लेकिन छोड़कर मत आना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहां निबंध, देखो निबंध आपको करना है, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर निबंध लिखो। अब ये 5 निबंध आपके 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब आपको 5 में से 3-4 तो तैयार ही कर लेना है। बेरोजगारी की समस्या था समाधान, प्रदूषण बहुत बार आया हुआ है प्रदूषण वाला, और योग शिक्षा आवश्यकता, और वृक्षारोपण का महत्व, और विज्ञान वरदान अभिशाप। इन 5 को तैयार कर लो अपनी भाषा में ट्रिक के साथ। मैंने बताया है निबंध लिखने का ट्रिक, देख लेना क्लास, आपका 7 अंक आपका पक्का हो जाएगा। सबसे लास्ट में हमारा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे लास्ट में कि छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो अपने विद्यालय के प्रधान सर को एक पत्र लिखो, 4 नंबर का। अथवा आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये पत्र आपका 4 अंक पक्का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का हिंदी का 2027 पेपर के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट गेस पेपर। अगर आपने तैयार कर लिया हिंदी में, आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ये पूरा पेपर आप तैयार कर लो, इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री में, सरवन लेक्चरर। क्या है बच्चा? सरवन लेक्चरर। जाके सर्च करोगे आपको सरवन लेक्चरर SL लिखा रहेगा, या फिर आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपका लिंक कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका पूरा पीडीएफ जाके फ्री में डाउनलोड कर लो। चलो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब अगला किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए कमेंट करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।